अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग प्लानिंग फेज पे बात करेंगे। प्रोजेक्ट की जो हम लोगों ने फेजेस डिस्कस किए थे, इसमें इनिशिएशन है। इनिशिएशन में हम प्रोजेक्ट चार्टर की फॉर्म में जो है ना एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फेज होता है प्रोजेक्ट का, जिसे प्रोजेक्ट प्लानिंग कहते हैं। प्लानिंग फेज में हम लोग प्रोजेक्ट प्लान क्रिएट करते हैं और प्रोजेक्ट उस प्लान के अकॉर्डिंगली वो प्लान जो होता है वो हम लोग देते हैं फिर एग्जीक्यूशन टीम को, ताकि वो गाइडलाइन होती है उनके लिए, ताकि उसको अकॉर्डिंगली वो फिर उसको प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करें। तो जो प्रोजेक्ट प्लान बनते हैं उसमें टाइम की प्लानिंग होती है, कॉस्ट की प्लानिंग होती है, रिसोर्सेज की प्लानिंग होती है। ये इन टर्म टाइम की प्लानिंग इन टर्म्स हम एक शेड्यूल बनाते हैं कि ये शेड्यूल एक इंटरन शेड्यूल होता है जिसको वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे उसको मॉनिटर किया जाता है। और इसी के से वो शेड्यूल जो बनता है वो उसको वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर की फॉर्म में बनता है। यानी कि जो हमारा प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट को हम उसके छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, जिसको वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर कहा जाता है। और उस वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के अंदर फर्दर भी हम लोग एक्टिविटीज क्रिएट करते हैं। जो एक्टिविटीज होती हैं वो उसका उस प्रोजेक्ट का स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, जिसके अगेंस्ट हम उसके रिसोर्सेज ऐड करते हैं, उसकी एक कॉस्ट होती है और उसका एक टाइम फ्रेम होता है। इस हर एक्टिविटी के अगेंस्ट में हम रिसोर्सेज ऐड करते हैं। रिसोर्सेज भी जो है वो तीन टाइप्स के होते हैं, जिसमें मैन पावर होती है, इक्विपमेंट होता है और मटेरियल होता है। ये तीन रिसोर्सेज होते हैं जिनको हम इनके अगेंस्ट ऐड करते हैं। और ये इस फॉर्म में हम पूरा प्रोडक्ट जो है उसकी उसकी प्लानिंग करते हैं। इसी के साथ रिस्क रजिस्टर क्रिएट करते हैं, जिस रजिस्टर में जो रिस्क होती है, रिस्क को आइडेंटिफाई किया जाता है और रिस्क के अगेंस्ट पे रिस्क मैनेजमेंट की जाती है। रिस्क मैनेजमेंट ये होती है कि हम रिस्क को भी क्वांटिफाई करते हैं और क्वांटिफिकेशन के बाद फिर उसका रिस्क मिटिगेशन प्लान्स क्रिएट किए जाते हैं। तो ये सारी फेजेस जो है प्रोजेक्ट प्लानिंग में आते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट फेज है, क्योंकि इसमें अगर कोई चीज स्किप हो जाए, कोई मिस हो जाए, तो वो फिर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन वाली टीम के लिए प्रॉब्लम होती है। और ये सारे जो है वो ये जो पूरा जो पार्ट फेज है प्रोजेक्ट प्लानिंग का, इसके आउटकम में हमें जो मिलता है टीम के कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्म में एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। स्कोप स्टेटमेंट होती है जिसमें स्कोप को हम ब्रेक डाउन करते हैं और वो हमें स्कोप से, जिसका वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर की फॉर्म के नाम से हम उसको कहते हैं इसको। उसके बाद फिर हमारे पास प्रोजेक्ट शेड्यूल होता है, जिसमें हम लोगों ने सारी एक्टिविटीज आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं, डिपेंडेंसीज होती हैं। कौन सी एक्टिविटी कंप्लीट होगी तो उसके बाद दूसरी स्टार्ट होगी, या कौन सी एक्टिविटीज आपस में इकट्ठी स्टार्ट हो रही हैं। तो ये डिफरेंट डिपेंडेंसीज है, ये हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे। इसी के से उनके अगेंस्ट रिसोर्सेज होते हैं एक्टिविटी के अगेंस्ट। और एक और होता है इसमें रिस्क रजिस्टर, जिसमें रिस्क रजिस्टर के अंदर हम लोग सारे रिस्क को आइडेंटिफाई करके उनकी प्लानिंग करके उसमें ऐड कर देते हैं। मैं आपको इसका एक दिखाता हूँ। हमारे पास मैं आपको एक प्रोजेक्ट की एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से कि मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, प्रीवियस प्रोजेक्ट्स है। ये एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है सिटी सेंटर ऑफिस बिल्डिंग एडिशन। ये प्रोजेक्ट अब ये इस प्रोजेक्ट के अंदर ये एक मेन प्रोजेक्ट है, जिस प्रोजेक्ट की एक डेफिनेट स्टार्ट डेट है। ये 1 नवंबर 2010 में स्टार्ट हुआ है और इसकी फिनिश डेट जो है वो 3 जुलाई 2013 है। ये इसकी टोटल ड्यूरेशन आ रही है कि 554 डेज हैं इसकी, इस प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन के। सॉरी 681 टोटल प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन है और अभी तक 554 ड्यूरेशन है। ये मैंने एक डमी आपको दिखाने के लिए दिखाया। मेरे प्रीवियस प्रोजेक्ट डमी तो नहीं है, एक्चुअल प्रोजेक्ट है, लेकिन ये मैंने आपको दिखाने के लिए बताया। इसमें कुछ मैंने सारी एक्टिविटीज कंप्लीट नहीं की हैं। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर सबसे पहले तो प्रोजेक्ट होता है। प्रोजेक्ट को स्कोप को हम उसकी फॉर्म में करते हैं, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के फॉर्म में करते हैं। ये प्रोजेक्ट के मेन कुछ पार्ट्स हैं जिनको इसका स्कोप को हमने ब्रेक डाउन कर दिया है। तो उसको ब्रेक डाउन के बाद उसको कहा जाता है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। तो डब्ल्यूबीएस के नाम से इसको हम लोग ये एब्रिविएशन है जो यूज करते हैं। इसमें हम लोगों ने इसका मेन जो है वो एक जो स्कोप है वो डिजाइन इंजीनियरिंग है, फिर एक है फाउंडेशन का वर्क है, स्ट्रक्चर वर्क है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स हैं। अच्छा, ये मैकेनिकल इलेक्ट्रिक सिस्टम्स के अंदर भी हम लोगों ने फर्दर इसको फर्दर ब्रेक डाउन किया हुआ है। इसमें एलिवेटर है, एचवीएसी है, प्लम्बिंग इलेक्ट्रिकल है। तो ये उसके फर्दर उसके उसके उस वर्क ब्रेक स्ट्रक्चर के अंदर फर्दर उसके तीन स्कोप में, उसको तीन में हमने फर्दर डिवाइड किया हुआ है। इसी के से एक्सटीरियर फिनिशेस का है। तो जितना स्कोप को ब्रेक डाउन करते हैं उतना हमारे लिए उसको मॉनिटर करना इजी है। तो ये WBS है। अब हम देखते इस WBS ये स्कोप को ब्रेक डाउन करने के बाद इसके अगेंस्ट हम अंडर भी एक्टिविटीज क्रिएट करते हैं। लेट्स से कि डिजाइन इंजीनियरिंग ये हमारा WBS है। इस WBS के अंदर हमारे पास 5 एक्टिविटीज हैं और हर एक्टिविटी जो है उसका एक डेफिनेट स्टार्ट है, उसकी एक ड्यूरेशन है
कुछ एक्टिविटीज जिनकी ड्यूरेशन नहीं होती उनको माइलस्टोन्स कहा जाता है। लेट्स से कि प्रोजेक्ट जिस दिन स्टार्ट हुआ है या जिस दिन हैंड ओवर हुआ है तो वो एक माइलस्टोन है जिसका कोई स्टार्ट डेट नहीं होती, लेकिन वो ड्यूरेशन नहीं होती उसकी, लेकिन उसकी डेट्स होती हैं किस डेट को स्टार्ट हुआ है। तो ये एक्टिविटीज है हमारे पास। वो हर एक्टिविटी जो है उसका एक स्टार्ट डेट है, एंड डेट है, उसकी ड्यूरेशन आ रही है। उस एक्टिविटी के अगेंस्ट हम रिसोर्सेज को ऐड करते हैं। लेट्स से कि ये एक एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी में हम लोगों ने एक रिसोर्स ऐड किया हुआ है जो कि पॉल जो इसका प्रोडक्ट मैनेजर है वो एक रिसोर्स हमने इसमें इस एक्टिविटी के अगेंस्ट ऐड किया हुआ है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इस प्रोजेक्ट को ब्रेक डाउन करते हैं वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में, उसका स्कोप को ब्रेक डाउन किया जाता है और स्कोप के अंदर फिर हम एक्टिविटीज को डिफाइन करते हैं और उन एक्टिविटीज की डिपेंडेंसीज ऐड होती हैं। लेट्स से कि ये हमारी एक एक्टिविटी है एक्सकेवेशन की। अब एक्सकेवेशन में देखें कि ये इसका रिसोर्स है, इसमें रिसोर्सेज दो रिसोर्सेज हैं, एक्सकेवेटर है जो हम लोगों ने इसको में दो एक्सकेवेटर ऐड किए हुए हैं, और इसकी जो प्रेडिसेसर एक्टिविटी वो होती है जो इससे पहले स्टार्ट हो रही होती है, यानी कि ये एक्सकेवेशन एक्टिविटी तब तक स्टार्ट नहीं होगी जब तक साइट प्रिपरेशन एक्टिविटी कंप्लीट नहीं हो फिनिश नहीं हो जाएगी, तब तक ये एक्टिविटी स्टार्ट नहीं होगी। और इसकी सक्सेसर एक्टिविटी वो है ये, यानी कि एक्सकेवेशन जब कंप्लीट हो जाएगी तो उस एक्सकेवेशन कंप्लीट होने के बाद अंडरग्राउंड वाटर लाइंस इंस्टॉल की जाएगी और अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स इंस्टॉल की जाएंगी। मींस कि एक्सकेवेशन की एक्टिविटी का प्रेडिसेसर ये है साइट प्रिपरेशन, यानी कि साइट प्रिपरेशन कंप्लीट फिनिश होगी तो एक्सकेवेशन स्टार्ट होगी। इस तरीके से एक्सकेवेशन जैसे फिनिश होगी तो अंडरग्राउंड वाटर लाइंस पाइपलाइन स्टार्ट हो जाएंगी, यानी कि अंडरग्राउंड वाटर लाइन पाइपलाइन की का प्रेडिसेसर एक्सकेवेशन है। तो ये हम लोगों ने इनकी इंटरडिपेंडेंसीज जो होती हैं वो लिंक की हुई हैं, एक्टिविटीज को आपस में लिंक किया जाता है, उनके रिसोर्सेज को ऐड करते हैं हम इसके अंदर, जो भी रिसोर्सेज है इस एक्टिविटी में प्लम्बर को हमने ऐड किया हुआ है और उनकी ड्यूरेशन को ऐड किया जाता है। इसी तरह इनके साथ इनकी कॉस्ट होती है, जो भी प्रोडक्ट की रिलेटेड उसकी कॉस्ट है वो हम इसमें ऐड करते हैं। लेट्स से कि हम लोगों ने इसमें इक्विपमेंट एक ऐड किया हुआ है या जो मटेरियल ऐड किया हुआ है उनकी कॉस्ट होती है, उन कॉस्ट के को यूनिट के फॉर्म में हम ऐड कर देते हैं। तो ये सारी चीजें जो होती हैं प्रोडक्ट प्लानिंग में होती हैं। प्रोडक्ट प्लानिंग में हमने सारी चीजों को डिफाइन करना है और उनको इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट प्लान क्रिएट करना है, ताकि जिसकी बाद में एग्जीक्यूशन टीम को हम वो दे सकेंगे और एग्जीक्यूशन वाले उसके अकॉर्डिंगली उसको एग्जीक्यूट करेंगे और उसको जो है वो फिर मॉनिटरिंग को कंट्रोल भी उसका अकॉर्डिंगली हो सकता है। तो ये जो स्टेप्स हैं इसके हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं कि किस प्रोसेस के थ्रू ये गो थ्रू होता है प्लानिंग। सबसे पहले तो हम लोग डिटरमिन करते हैं कि प्लानिंग किस तरह करनी है और उसके मैनेजमेंट प्लान्स कौन कौन से क्रिएट करने हैं हम लोगों ने। उसके बाद हम प्रोडक्ट स्कोप स्टेटमेंट क्रिएट करते हैं। स्कोप मीन्स के स्टेटमेंट क्रिएट करेंगे कि प्रोडक्ट का स्कोप क्या है। कुछ चीजें जो प्रोडक्ट चार्टर में तो डिफाइन हुई हैं वो तो डिलीवरेबल डिफाइन हुई हैं, तो उसकी बेसिस पे हम लोग उसका पूरा स्कोप एक डिफाइन स्टेटमेंट क्रिएट करेंगे कि भाई ये इसका स्कोप है, और इस स्कोप के अंडर जो हमने नीचे डिटेल स्कोप होता है तो स्कोप जब डिफाइन हो जाता है तो उसकी स्कोप स्टेटमेंट बनती है। अच्छा, स्कोप क्रिएट करने के बाद हम लोग फिर उस ये वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं वो पूरा स्कोप जो है ना वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के फॉर्म में क्रिएट होता है। उसके अंदर भी हम लोग डिफाइन करते हैं कि टीम उसको एग्जीक्यूट करने के लिए उन वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के में जो है वो हर एक वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर की एक अपनी टीम होगी। लेट्स से कि घर की कंस्ट्रक्शन करें तो हम कहते हैं कि हमने टाइलिंग का वर्क करना है तो उसमें टाइलिंग के लिए हमें ये टीम चाहिए, इलेक्ट्रिकल का काम करना है तो उसके लिए ये टीम चाहिए, प्लम्बिंग के काम करने के लिए ये टीम चाहिए। तो ये हमने वर्क ब्रेकडाउन जो स्ट्रक्चर वर्क स्टेटमेंट क्रिएट किया है तो उसके लिए हम टीम को डिटरमिन करते हैं। फिर वर्क प्रोसेस के अंदर हम फर्दर एक्टिविटीज को क्रिएट करते हैं। हर जैसा हमने कभी शेड्यूल में देखा है एक्टिविटीज की लिस्ट बनती है और उसके बाद एक्टिविटीज की लिस्ट के डायग्राम। अच्छा, नेटवर्क डायग्राम जो है वो नेटवर्क डायग्राम ये होती है, ये जो हमारी एक्टिविटीज हैं उसके अगेंस्ट ये हमारे पास ये नेटवर्क डायग्राम बन रही है। ये नेटवर्क डायग्राम जिसमें हमारी एक्टिविटीज आ रही हैं, एक्टिविटीज के साथ उनके जो डिपेंडेंसीज हैं वो लिंक्ड हैं, और इस पूरे शेड्यूल को हम गैंट चार्ट भी कहते हैं और नेटवर्क डायग्राम भी कहते हैं। इसकी मल्टीपल टाइप्स हैं, वो हम लोग बाद में डिटेल वीडियोस में नेक्स्ट में स्टडी करेंगे कि गैंट चार्ट्स या जो शेड्यूल्स हैं उनकी टाइप्स कौन कौन सी टाइप्स हैं। लेकिन ये हम लोग इसका नेटवर्क डायग्राम भी क्रिएट करेंगे। नेटवर्क डायग्राम क्रिएट करने के बाद फिर हम उनकी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट्स हैं। रिसोर्सेज मैंने ऑलरेडी डिफाइन किया कि रिसोर्सेज मटेरियल में मैन पावर इक्विपमेंट के इस फॉर्म में हम रिसोर्सेज को एस्टिमेट करेंगे कि हर एक्टिविटी के अगेंस्ट हमें कितना मटेरियल चाहिए, कितनी मैन पावर चाहिए और कितना इक्विपमेंट चाहिए। उनके साथ उनकी टाइम और उनका कॉस्ट भी हम लोग ऐड करेंगे कि एक एक्टिविटी को कंप्लीट करने में कितना टाइम चाहिए और कितनी कॉस्ट चाहिए।
क्रिटिकल पाथ को हमें डिटरमिन करना है। क्रिटिकल पाथ वो पाथ होता है इस पूरे शेड्यूल के अंदर जिसमें ये आप ये देखेंगे रेड कलर की जो एक्टिविटीज हैं ये क्रिटिकल पाथ है। क्रिटिकल पाथ वो होता है जिसमें ये एक्टिविटी अगर डिले होती है, इस डिले होने की बेसिस पे अगर ये एक्टिविटी एक दिन भी डिले होगी तो इसकी बेसिस पे हमारा पूरा शेड्यूल जो है वो इफेक्ट होगा। वेयर एज जो दूसरी एक्टिविटीज हैं जहाँ पे आ रही हैं वो क्रिटिकल एक्टिविटीज नहीं है, क्योंकि ये अगर हमारी ये फॉर एग्जांपल ये वाली एक्टिविटी अगर डिले हो रही है तो इसमें एक फ्लोट है। फ्लोट वो टाइम होता है जिस टाइम के अंदर तक ये लेट्स से कि ये इसमें फ्लोट आ रहा है 127 डेज। कि अगर ये एक्टिविटी 127 डेज तक भी अगर डिले होती है तो हमारा प्रोजेक्ट डिले नहीं होगा। तो इसको कहते हैं टोटल फ्लोट कहा जाता है। जबकि ये जो एक्टिविटी है जो रेड आपको नजर आ रही है या ये एक्टिविटी नजर आ रही है इसके अंदर टोटल फ्लोट 0 है। ये एक दिन भी हम डिले नहीं कर सकते। अगर एक दिन भी डिले होगी तो इसकी बेसिस पे आपका प्रोजेक्ट की एंड डेट जो है ना वो चेंज हो जाएगी। आपकी एंड डेट भी डिले अगर ये 5 दिन एक्टिविटी डिले होती है तो ये 5 दिन हमारा प्रोजेक्ट भी जो है वो डिले हो जाएगा। तो इस एक्टिविटी को क्रिटिकल एक्टिविटी कहा जाता है और जिस जो पाथ बन रहा होता है शेड्यूल का उसको क्रिटिकल पाथ कहा जाता है। हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में इसको डिटेल से स्टडी करेंगे, क्रिटिकल पाथ क्या होता है, क्रिटिकल पाथ एनालिसिस भी हम डिस्कस करेंगे। तो हम लोगों ने उन एक्टिविटीज को या उस पाथ को डिटरमिन करना है जहाँ पे ये हमारे पास टोटल फ्लोट 0 है, ताकि हम उन एक्टिविटीज को कहीं पे भी डिले ना होने दें, क्योंकि अगर वो डिले होंगी तो हमारा शेड्यूल भी इफेक्ट होगा। उसके बाद हम लोग उसका शेड्यूल डेवलप करते हैं, ये जो फाइनलाइज शेड्यूल करते हैं आपस में लिंक एक्टिविटीज को लिंक करने के बाद फिर उन टोटल हर एक्टिविटी की जो हमने बजट हर एक्टिविटी के लिए जो टोटल कॉस्ट एस्टिमेशन की थी उनको सम अप करते हैं, उसका बेसिस पे बजट बन जाता है। उस बजट को फिर हम उसमें उस बजट को कभी एक डॉक्यूमेंट बनता है उस बजट के अंदर और शेड्यूल के अंदर फिर हम लोगों ने इसको बाद में एग्जीक्यूशन टीम को देना होता है और उन्होंने उसके अगेंस्ट हमने मॉनिटरिंग भी करनी होती है। इसी कैसे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स में हम डिफाइन करते हैं और उन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट उनके मैट्रिक्स हम लोग डिफाइन कर देते हैं और ये पूरा डॉक्यूमेंट जो है वो भी एग्जीक्यूशन टीम को दिया जाता है कि इन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट हमने अपने प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना है। प्लस हर एक्टिविटी के अगेंस्ट हम लोग जो प्रोजेक्ट की टीम जो हम लोगों ने रिसोर्स रिक्वायरमेंट की थी उनकी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर देते हैं। अगर एक प्लम्बर को हमने एक एक्टिविटी दे दी है तो हम उसका रोल भी डिफाइन करेंगे कि प्लम्बर की जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। इस तरीके से अगर 5 रिसोर्सेज या 5 प्लम्बर्स लगे हुए एक एक्टिविटी पे, हर एक का रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन होगी। इसी के से हम नेक्स्ट जो है वो कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट्स है उसको भी डिटरमिन करते हैं। कम्युनिकेशन का एक पूरा प्लान क्रिएट किया जाता है जिसमें डिफाइन किया जाता है कि किस टीम के साथ या किस स्टेक होल्डर के साथ या क्लाइंट के साथ कहाँ कहाँ क्या क्या कम्युनिकेट करना है, किस स्टेज पे कम्युनिकेट करना है, कहाँ पे प्रोग्रेस को अपडेट करना है, किस स्टेज पे प्रोग्रेस को अपडेट करना है, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इश्यूज आ रहे हैं तो वो किस स्टेज तक वो जाएंगे आगे उनको प्रोजेक्ट करना है। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो टीम में आपस में कम्युनिकेट करनी है, कुछ चीजों को प्रोजेक्ट करके प्रोजेक्ट मैनेजर तक लेके जाना है, कुछ चीजों को इश्यूज को जो रिजॉल्व नहीं हो सकती हैं या प्रोजेक्ट चार्टर में नहीं है या आपके प्रोजेक्ट प्लान में नहीं है तो उनको हाईलाइट करके तो प्रोजेक्ट स्पॉन्सर या क्लाइंट के पास लेके जाना है। तो कम्युनिकेशन चैनल जो कम्युनिकेशन प्लान जो है ना इसके लिए क्रिएट किया जाता है। इसके साथ हम लोग रिस्क आइडेंटिफिकेशन करते हैं, रिस्क रजिस्टर बनाया जाता है जिसमें रिस्क की क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया जाता है। उनकी बेसिस पे हम लोग रिस्क को प्लान करते हैं, रिस्क की मिटिगेशन प्लान क्रिएट किया जाता है। तो ये रिस्क का हम लोग डिटेल में नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे, लेकिन इस स्टेज पे हम प्लानिंग का पार्ट होता है कि रिस्क को भी आइडेंटिफिकेशन में हम लोगों ने पार्ट बनाना है और प्लान का पार्ट बनाना है उसको। इस तरीके से प्रोक्योरमेंट प्लानिंग होती है, कौन कौन से चीजें कौन कौन सा मटेरियल परचेज करना है और कहाँ से परचेज करना है, क्योंकि समटाइम्स हम लोग कोई चीजें प्रोक्योर कर रहे होते हैं बाहर से परचेज करते हैं और उसके लिए प्रोडक्शन पे टाइम लगता है, शिपमेंट में टाइम लगता है, या इवन अगर आप विद इन कंट्री भी कोई चीजें प्रोक्योर कर रहे हैं तो प्रोडक्शन में टाइम लगता है। अगर आपको एक चीज 2 महीने के बाद चाहिए तो हम उसको प्लान करते हैं कि अगर 1 महीने की प्रोडक्शन है, 1 महीना शिपमेंट में लगेगा तो हम उसको आज ऑर्डर करेंगे तो 2 महीने बाद मिलेगा। अगर आप उसको ऑर्डर करने में डिले करेंगे तो जितनी देर ऑर्डर डिले होगा तो वो शेड्यूल को इफेक्ट करेगा। तो ये सारी चीजें प्रोक्योरमेंट प्लान जो है ये भी हम लोग इसमें क्रिएट करते हैं, प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट इसमें बनते हैं। ये उसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या मेथोडोलॉजीज हैं एक्टिविटीज के। लेट्स से कि अगर आपने एक्सकवेशन करनी है या आपने एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो आपने उसको किसी के से डेवलप करना है, उसको किसी के से एक एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करना है
तो वो सारी जो है वो उसकी मेथड स्टेटमेंट्स या मेथोडोलॉजीज जो हैं वो हम लोग क्रिएट करते हैं, उसके मैनेजमेंट को देते हैं और प्रोडक्ट मैनेजर को या उससे अप्रूव करवाते हैं, क्लाइंट से अप्रूव करवा के फिर उसके अकॉर्डिंगली उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। इसी के से डेफिशिएंसीज प्लान या प्रोसेस इंप्रूवमेंट प्लान जो है वो क्रिएट किए जाते हैं कि अगर किसी प्रोसेस में या क्वालिटी में या कहीं पे कोई अगर डेफिशिएंसी आ रही है या कोई इशू आ रहा है तो उसको अगर इम्प्रूव करना है तो इम्प्रूवमेंट का क्या प्रोसीजर है, इम्प्रूवमेंट को हम लोगों ने किस स्टेज पे प्रोडक्ट मैनेजर के पास लेके जाना है या किस टीम को हाईलाइट करना है, तो ये सारी चीजें इम्प्रूवमेंट प्लान का पार्ट होती हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, उसको कहते हैं प्रोजेक्ट प्लान बनता है, जिसको प्रोजेक्ट प्लान कहा जाता है। इसकी भी फॉर्मल अप्रूवल होती है, प्रोजेक्ट मैनेजर की अप्रूवल देता है, क्लाइंट या स्पॉन्सर्स की अप्रूवल देता है और उसके बाद जो है वो किक ऑफ मीटिंग होती है। किक ऑफ मीटिंग में प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं जिसमें प्रोजेक्ट प्लान को डिस्कस किया जाता है और उस डिस्कस की बेसिस पे प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन टीम को भी ये प्रोजेक्ट प्लान हैंड ओवर कर दिए जाते हैं। थैंक यू गाइस, उम्मीद है ये आपको प्रोजेक्ट प्लानिंग की क्लैरिटी होगी। इन केस ऑफ एनी रिक्वायरमेंट या आपका कोई कमेंट है तो आप वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।